नमस्कार। आज के इस प्लैनेट टॉक लाइव सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन को लेकर लंबे समय से शिक्षा से जुड़े लोगों के अनुभव ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अनुसार हम जो प्लैनेट स्कूल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है उसमें बदलाव करने में लगे हैं। आज हमारे साथ श्री रविंद्र सिंह जी, आप MA BEd हैं। आपको शिक्षा में 15 वर्ष का एक लंबा अनुभव है और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर जालना अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। रविंद्र जी, इस प्लैनेट टॉक इंटरव्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद भाई। रविंद्र जी, जैसा आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आना शिक्षा में एक हर्ष का विषय और आप सभी लोगों के लिए कि शिक्षा में कुछ बदलाव जो हमें अगले 1 से 2 सालों में मिलने वाले हैं शिक्षा नीति के अनुसार। आजकल देश में उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा चल रही है कि उसका विद्यालयों में, कॉलेजेस में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। आपसे मेरा इसी से जुड़ा पहला प्रश्न यह है कि जो वर्तमान शिक्षा नीति है और जो 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है जी, इसमें सबसे अमूलचूल परिवर्तन कौन सा दिखता है आपको कि जो बहुत से बदलाव लेकर आएगा प्रारंभिक शिक्षा में, खासकर क्योंकि आप प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हैं। जी रविंद्र जी। जी मेरे कथन के अनुसार जो है शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन जो है वो है कि शिक्षा में कक्षा 6वीं से जो व्यावसायिक शिक्षा या कौशल विकास के प्रोग्राम को सम्मिलित किया गया है उसके द्वारा तो पूरे शिक्षा की अवधारणा ही बदल जाएगी भाई साहब। क्योंकि जो वर्तमान समय में जो प्रचलित शिक्षा है उसके द्वारा वर्तमान युग को भौतिक युग कहा जा सकता है। इस भौतिक युग में धन और धनिक का ही वर्चस्व है हर तरफ देखे तो ऐसे जो शिक्षा नीति गुजर गई है उसने हमें उस पर बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या की और उस तपस्या द्वारा डिग्री इत्यादि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हासिल की। पर दुर्भाग्य की बात ही कहेंगे या इसे हमारे पूर्व नियंताओं की एक चूक कहेंगे कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी उन्हें अपनी शाम की आजीविका प्राप्त करने के सक्षम नहीं बना पाई जो उनकी आजीविका थी। तो वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नीति है इसमें अगर हम ये विकास होगा, उनका कौशल विकास होगा, व्यवसायिक विकास होगा तो बच्चे जो है आगे चल के कम से कम ये शिकायत तो शिक्षा से नहीं रहेगी कि ये परजीवी पैदा कर रही है। शिक्षा ऐसा है उसके द्वारा हमें केवल और शिक्षा जो शिक्षा का स्तर है वो संकुचित है, केवल पुस्तकीय ज्ञान तक है वर्तमान शिक्षा का। इस ज्ञान के द्वारा शिक्षा को विस्तार मिलेगा उसके स्तर को भी भाई साहब। और शिक्षा के द्वारा हमें अच्छे सरकारी नौकर तो मिलते ही है, इस शिक्षा से भी मिलेंगे, आने वाली शिक्षा से भी मिलेंगे। पर जो नई शिक्षा नीति की देन होगी वो हमें कुशल श्रमिक, कुशल कृषक और कुशल अध्यापक इत्यादि इत्यादि ये सब मिलने ही मिलने हैं। इसके साथ ही अच्छे उद्योगपति भी मिलेंगे हमें नई शिक्षा से, क्योंकि इन सबका विकास इसके द्वारा हुआ जा रहा है। ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। और शिक्षा जो है, क्योंकि अभी हम अनैतिकता की बात करें, अनैतिकता का सबसे बड़ा कारण है गरीबी और गरीबी का कारण है शिक्षित बेरोजगार। तो शिक्षित बेरोजगार पैदा करने वाली व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, उससे उसके स्थान पर सक्षम व्यक्ति पैदा करने वाली व्यवस्था हमें प्राप्त हो रही है। हमें उत्साहित हूँ इस शिक्षा व्यवस्था से इसी कारण। जी भाई साहब, इसका क्रियान्वयन कितना सरल लगता है, कितना कठिन लगता है कि जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचेगी शिक्षा नीति? क्योंकि संसाधन भी चाहिए, संसाधन चाहिए तो अर्थ चाहिए। तो क्या लगता है, क्या राय है इस पर आपकी? क्रियान्वयन में तो भाई साहब कुछ परेशानी तो आने वाली है, ये मान के ही चलना है। यद्यपि GDP का 6% अब शिक्षा पर व्यय होगा और उनमें अलग अलग उसके मतलब जो इसके किए गए हैं
मतलब प्रावधान किए गए हैं उनके अंतर्गत शिक्षित करने के लिए या उन क्षेत्रों में शिक्षित करने के लिए लोगों को हमें कुछ ढांचागत और टेक्निकल जो भी है अलग अलग क्षेत्रों, क्योंकि एक बालक को कहा गया है कि शिक्षा नीति में कि अलग अलग स्किल का उसकी रुचि के अनुसार उसकी मूल प्रवृत्ति के अनुसार उसे शिक्षा दी जाएगी। तो हमें इतने व्यापक क्षेत्र में इतने व्यापक प्रशिक्षण के मतलब तैयारी करनी है, व्यवस्था करनी है, तभी वो प्रशिक्षण हो पाएगा, तभी सफल हो पाएगा। और इसके लिए हो सकता है कि पहले में ये होना चाहिए कि एक क्षेत्र में जैसे 3-4 गांव का है कोई एक सेंटर हो, वहां पर ही ये व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाए। एकदम से क्या ऐसा नहीं कि हर गांव के लिए प्रशिक्षण इतना सक्षम अभी नहीं हो पाएगा शायद। जी 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 निश्चित ही, पर विद्या भारती में चुनौतीपूर्ण कार्य है भाई साहब जी, परंतु विद्या भारती में समाज को लेकर आज इतने बड़े तंत्र खड़े किए हैं, तो निश्चित ही शिक्षा नीति में जो अर्थ चाहिए रहेंगे, तंत्र चाहिए रहेंगे, निश्चित ही विकसित होंगे। उसके लिए आपको पूर्व में ही मेरा बहुत बहुत कोशिश हम लोग भी करेंगे कि कैसे सब चीजें संभव हो सकती हैं। अगला प्रश्न कोविड से लेकर है कि कोविड के समय में आपने टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक उपयोग किया है। जी भाई साहब। एक ऐसी परिस्थिति जो पूर्व में हम तैयारी नहीं कर पाए कि एकदम से एक लॉकडाउन लेंगे, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और उसका हम आज अनलॉक के समय में चल रहे हैं। आपने घर से छात्रों को घर तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा दी, कैसा अनुभव रहा और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? भाई साहब अनुभव तो ठीक ही रहा, पर इतना कशिश दिल में हृदय में अलग रही कि हम बच्चों को अपना संपूर्ण नहीं दे पाए, क्योंकि टेक्निक जो है उसकी कुछ सीमाएं हैं। इसके द्वारा विद्वानों ने शिक्षा के 3 ध्रुव बताए हैं। पहला ध्रुव है छात्र, दूसरा ध्रुव है शिक्षक। इन दोनों को ये इन प्रकार अगर हम एक भी करते हैं, जोड़ भी दें, तो तीसरा जो होता है वातावरण, वो ध्रुव जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि 6 अगर लगा लीजिए मेरे से 6 बच्चे जुड़े हैं, हर बच्चे का कंट्रोल में वातावरण नहीं हो पाएगा। घर में और भी बच्चे होंगे, गांव होंगे, तो इसमें बड़ी परेशानी जो है, वातावरण हमारे नियंत्रण में नहीं था। तो छात्रों के बहुत कम मतलब अधिकांश छात्र थे जो वातावरण के अभाव में वो हुए थे। अब हम उन्हीं को तो हम संपर्क में भी जा रहे हैं पर्सनल, पर इसकी सीमाएं कहाँ तक रही भाई साहब, वातावरण कंट्रोल नहीं था। तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ा टेक्नोलॉजी को घर तक पहुंचाने के लिए, घर से घर तक? क्या मुश्किलें आई? भाई साहब टेक्नोलॉजी को घर से घर तक पहुंचाने, पहले तो अधिकांश बच्चे गरीब वर्ग के हुए पहाड़ों में, तो उन बच्चों को अगर हम कहें भी तो पड़ोस में उनके किसी बड़े भाई से कह दिया, कोई जो पड़ोस का होता है गांव का कोई सयाने, जैसे कि भाई साहब हम जब भी बच्चों से संपर्क करें तो फोन को उनके पास ले जा दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए करके ये कहना पड़ा, उनका वो करना। और इसमें कभी बच्चे वो जो मतलब वॉलंटियर किस्म का था, हमने उनसे प्रार्थना करके उनको नियुक्त किया था, तो वो बेचारे कभी तो जाते हैं और अधिकांश अब उनका भी काम है। तो ये भी एक वो होता है कि टेक्नोलॉजी हम भेजें भी तो उनके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, फोन तक भी उपलब्ध नहीं है, ये भी एक सत्य है भाई साहब, एक कमी है। जी पृथ्वी कुल से जुड़ा मैं एक कार्यकर्ता हूँ। आपने सुना ही होगा, विद्या भारती को डिजिटल करने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश जो आज से 5 साल पूर्व हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बातें करते थे कि लगता था कि नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिक्षा संभव नहीं है, परंतु आज कोविड ने वह कर दिखाया। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए हम लोग पृथ्वी कुल एप्लीकेशन को उसी हिसाब से बदल रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयों में क्रियान्वित हो सकती है और उसमें टेक्नोलॉजी किस प्रकार से सहायता कर सकती है। आपको क्या लगता है कि किन फीचर्स, क्या मॉड्यूल्स आज की टेक्नोलॉजी में होने चाहिए जो कि बच्चों की सहायता करे? क्योंकि कोविड समय में आपने देखा ही है टेक्नोलॉजी क्या बनाए ऐसा जो बच्चों को अच्छा लगे, या आपके लिए सरलीकरण हो डिजिटलाइजेशन में। जी भाई साहब,
तो भाई साहब हमें इसके लिए तो एक ऐसा मतलब ऐप तैयार करना चाहिए जिसमें हमारे अधिकांश बच्चे जुड़ सके और छात्र जो शिक्षक है उनके केंद्र में एक केंद्र बिंदु पर शिक्षक भी आ सके जो चारों ओर से मतलब ध्यान, जैसे हम पर्सनल कक्षा लेते हैं, प्रत्यक्ष कक्षा लेते हैं, तो प्रत्यक्ष कक्षा में हम उन सबकी गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। कोई ऐसा ऐप हो कि शिक्षक केंद्र बिंदु में रहे और सबकी गतिविधियों पर मतलब नजर भी रख सके और उन्हें निर्देशित भी कर पाए। जी जी रविंद्र जी, तो आपने कहा एक शिक्षक केंद्रित एक एप्लीकेशन में फीचर्स हो जो कि सब लोगों को काइंड ऑफ कुछ ना कुछ दे पाए, और इसके लिए प्रशिक्षण भी एक कोशिश हो सकती है जिसके माध्यम से उन चीजों को आप सीखें, और एक काइंड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS को भी क्रिएट किया जा सकता है जिससे सभी लोग एक दूसरे से जुड़े। आपके सभी सुझाव और जो भी आपने पिछले 15 से 20 मिनट में हम लोगों के आगे अपना विषय रखा है भिन्न भिन्न विषयों के लिए, सभी को नोट किया है। आपने इस सत्र के लिए, इस प्लैनेट टॉक इंटरव्यू के लिए अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद भाई साहब।